जाति आखिर क्यों नहीं जाती कि पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कृष्ण कुमार बीएजी द्वारा लिखे गए लेख जाति भेद और उसका अंत के ऊपर। इस चर्चा के तहत हमने कई सारे रोचक तथ्य जाने जातिवाद को लेकर कि जातिवाद आखिर है क्या और ये किस तरह काम करता है, जिसमें सबसे रोचक तथ्य ये था कि यदि ऊंची जात वाले जातिवाद करते हैं तो ये उन्हें दिखाई नहीं देता और इसका कहीं कोई चर्चा भी नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही नीची जाति वाले अपने अधिकारों और मांगों के लिए आवाज उठाते हैं, उनको जातिवादी कहकर अलग थलग करके उनके द्वारा चलाए गए मूवमेंट को कमजोर कर खत्म करने की पूरी कोशिश की जाती है सिस्टम की तरफ से। तो पिछले एपिसोड को जानकर अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यदि कोई आपको जातिवाद कहे तो उस टैग को सहर्ष ही स्वीकार करें। जातिवादी होना कितना सम्मानजनक है, क्योंकि जातिवाद का टैग सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो सिस्टम से लोहा लेते हुए अपने हकों, अधिकारों और न्याय की मांग करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। तो अगली बार जब कभी आपके ऊपर जातिवाद का टैग लगाया जाए तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, उसे सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि जमीर आज के दौर में सिर्फ उन्हीं का जिंदा है जिनके ऊपर जातिवाद का टैग जो है वो चस्पा दिया गया है। तो अब हम यहां से चर्चा को आगे लेके चलेंगे और जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। पिछला एपिसोड हमने छोड़ा था ऊंची जाति वालों के जातिवादी कुकर्मों के कुछ ठोस उदाहरण भी देखिए। अब तक तो हमने जातिवाद के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हासिल कर ली। अब जरा ये भी देखें कि किन किन उदाहरणों से कृष्ण कुमार बीएजी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, पब्लिक सर्विस कमीशन में कभी कोई छोटी जाति का आदमी नहीं रखा जाता है। इसका चेयरमैन तो सर्वदा ऊंची जाति का आदमी ही होता है। तभी तो हर छोटी जाति का उम्मीदवार आवश्यक गुणों के रहते हुए भी छांट दिया जाता है। दरख्वास्त के फॉर्म में जाति का भी कॉलम रहता है, बस उसे देखकर ही छोटी जाति के उम्मीदवार को बाहर निकल जाने को कह दिया जाता है। बहुत कोशिश करने पर भी छोटी जाति का कोई भी मेंबर इस कमीशन में नहीं रखा जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म में जाति का कॉलम क्यों रखा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि कोई एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसमें क्वालिफिकेशन के कॉलम्स होने चाहिए। जाति का कॉलम वहां क्यों जरूरी है? दूसरा, एक दो नीची जाति के लोग मजिस्ट्रेट या मुंसिफ बन जाएं तो मिनिस्ट्रों में हाय तौबा मच जाती है। तीसरा, नौकरियों के दरखास्त के फॉर्म में जाति लिखने का कॉलम बना रहता है ताकि उसे देखकर ही जिसे छांटना है पहले ही पता लग जाए। और मजा तो यह है कि नीची कही जाने वाली जातियों को अपनी संख्या की शक्ति का पता न लग सके, इसलिए जनगणना से जाति का कॉलम हटा दिया गया है। जनगणना में जाति का ख्याल नहीं रहेगा, जाति नहीं पूछी जाएगी, पर नौकरियों के लिए दरख्वास्त में जाति लिखनी पड़ती है, वहां पूछी जाएगी, ताकि वही नीची जाति देखकर ही नीची जाति के उम्मीदवारों को छांटा जा सके, ताकि ऊंची जाति वालों को ही चिरकाल की भांति सभी नौकरियां मिलती रहें। तो ये तो जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है। जातिवाद तो सिर्फ वही है जब आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तभी आप जातिवादी कहलाते हैं। अदरवाइज तो सिस्टम चल रहा है और चल रहा है, किसी को जातिवाद दिखता ही नहीं है। तो सर सिस्टम या जातिवाद कितने महीन तरीके से काम करता है ये आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि जातिगत जनगणना में जाति का कॉलम हटा दिया गया है, लेकिन नौकरियों में उस कॉलम को रखा गया है। और बहुत सारे लोग इसी के ऊपर आवाज नहीं उठाते, जानते बूझते भी, क्योंकि लोगों की मानसिकता भी यही है कि वो जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं किसी भी तरीके से उनकी जाति का खुलासा कभी ना हो सके, किसी को यह ना पता चल सके कि वो किस जाति के हैं, क्योंकि सोशल एक्सक्लूजन कोई नहीं चाहता। इसीलिए इस तरह के मूवमेंट भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चौथा, छोटी जाति के लोगों के कन्फर्मेशन या तरक्की अथवा अच्छी बदली में सर्वदा ही नाना अड़चने लगाई जाती हैं। पांचवा, एक बार एक यादव युवक एक जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के चुनाव में बहुमत से आए, बस ऊंची जाति के मिनिस्टरों में हाय तौबा मच गई और उसे निकाल कर किसी भूमिहार को रखने के लिए बहुत से षड्यंत्र किए गए थे। आखिर उस युवक को हटाया ही गया। यादव चेयरमैन ऊंची जातियों को भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को काम में लाया गया था। छठा, हाल ही में एक जिले के कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। एक दागी सज्जन जीत गए।
ऊंची जातियों में हाय हाय मच गई। चुनाव को ही गलत बताया गया, फिर से चुनाव हुआ, दागी सज्जन फिर जीत गए। फिर भी चुनाव को गलत बताया गया, अब तीसरे बार चुनाव हुआ, एक जबरदस्त भूमिहार जमींदार की देखभाल में, कोई छोटी जाति के आदमी की देखभाल में नहीं। इस बार भी दागी सज्जन जीत गए। अब बताइए बेईमानी किधर से हो रही थी? क्या बड़ी जाति के विजेता को गलत बताने के लिए कि इस प्रकार की तीन बार चुनाव हो सकता था? क्या किसी छोटी जाति के आदमी द्वारा चुनाव निरीक्षण पसंद किया जा सकता था? क्या ये सब ऊंची जाति वालों के स्वार्थ अंधता को नहीं प्रकट करता है? छोटी जातियों को किस तरह वे पीस कर रखना चाहते हैं, इसके लिए इससे बढ़िया उदाहरण की भी आवश्यकता होगी क्या? इसी प्रकार के नाना उदाहरण दिए जा सकते हैं। सातवां, एक जिला के विद इन ब्रैकेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भूमिहार चेयरमैन ने हाल ही में 300-400 कोयरी गुरुओं को बर्खास्त कर भूमिहारों को बहाल किया। क्या जातिवाद का ये छोटा उदाहरण है? खुद ही सोच कर देखिए, कितनी बड़ी बात है 300-400 कोयरी जाति के लोगों को हटा देना एकदम, और उनकी जगह पर भूमिहारों को स्थापित कर देना। तो ये जातिवाद कतई नहीं है। आठवां, यहां तक कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति में भी जाति पाति का ख्याल रखा जाता है। कायस्थ गए, भूमिहार की बारी आई, तब राजपूत की, फिर कायस्थ की, इसी प्रकार होता है। अब बताइए जातीयता बड़ी जाति वाले कर रहे हैं या छोटी जाति वाले? ऊंची जाति वाले अब जब यह हाल है कि सब जगह पर कब्जा जमा चुके हैं, तब कहीं बहुसंख्यक छोटी जातियां अपना हक नहीं मांगने लगे तो योग्यता यानी कि मैरिट का प्रश्न उठा दिया गया है। तो इस मैरिट किस तरह डिसाइड होती है, इन सब को लेकर तो चाहे डॉक्टर लोहिया हों, संतराम बीए जी हों, श्री महाराज सिंह भारती जी हों, और उसके अलावा स्वामी श्री देवानंद सरस्वती जी, अंबेडकर, सभी लोगों ने इन सब चीजों के ऊपर लिखा है कि मैरिट किस तरह डिसाइड की जाती है, और पिछले सभी लेखों में इस चीज का जिक्र है। यह योग्यता की चिल्ल पोंपे पिछड़ी जातियों को पनपने नहीं देने की चाल मात्र है। अब तक तो वे योग्यता से नहीं, रिश्ते ऊंची नीची जाति को देखकर ही बहालियां करते थे, और अब जब पिछड़ी जाति वाले जागरूक होने लगे हैं तो उनके द्वारा उनके न्यायपूर्ण हकों के मांगे जाने का समय आ रहा है, तो योग्यता का फरेब पूर्ण बहाना बनाया जा रहा है ताकि इस बहाने भी पिछड़ी जातियों को दरकिनार रखा जा सके। विद इन ब्रैकेट पिछड़ी जातियों से मेरा मतलब यह है कि हिंदू समाज में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, अग्रवाल और अछूतों को निकाल दिया जाए तो बाकी सभी पिछड़ी जाति के हिंदू ही रह जाते हैं। और फिर योग्यता का कौन सा परख होगा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जरा ध्यान से सुनिए कि योग्यता किस तरह परखी जाती है। रतन जी अक्सर एक एग्जाम्पल है जो बार बार कोट करते हैं कि कोई गोवा की गलत स्पेलिंग बताकर भी उसका चुनाव हो सकता है, और किसी का चेकोस्लोवाकिया की सही स्पेलिंग बताकर भी छटनी हो सकती है। तो आखिर कौन है ये छटनी करने वाले, और क्यों करते हैं ये छटनी, और किस तरह होती है, ये जानिए अब। और फिर योग्यता का कौन सा परख होगा, उसकी जांच कौन और कैसे करेगा, योग्यता की जांच के लिए प्रश्न कौन चुनेगा, कौन परीक्षा लेगा, कौन परीक्षाओं की निगरानी करेगा, कौन उत्तरों की जांच करेगा, कौन इंटरव्यू लेगा, कौन बहाली करेगा। यदि इन सब के लिए ऊंची जाति वाले ही रहें जैसा कि अब तक होता रहा है तो नीची जातियों का उद्धार कभी नहीं हो सकता। एक समय था जबकि मिडिल पास लोग डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ते थे और मजिस्ट्रेट भी बनते थे। उस समय भी शासन व्यवस्था ठीक से ही होती थी। आज पिछड़ी जाति वाले कुछ अनपढ़ हैं जिसका उत्तरदायित्व ऊंची जाति वालों की दमन नीति पर ही है। तो कोई बात नहीं, उनको 80% अधिकार दे दीजिए। पिछड़ी जाति वालों के लिए अधिकार की मांग अब लेखक कर रहे हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं चाहे जो भी हैं, उनको उनके अधिकार आप दे दीजिए। वो आपस में किस तरह उसको मैनेज करेंगे, अब ये आगे वो लिख रहे हैं। अपने से ही ये योग्य व्यक्तियों को चुनकर उचित स्थानों पर बहाल कर लेंगे। इस प्रकार एक पीढ़ी के बाद वे भी काबिल हो जाएंगे, ऊपर वाली 4 जातियों के मुकाबले में आ जाएंगे। तब फिर उनसे भी जमकर पूरी प्रतियोगिता करेंगे। यानी एक पीढ़ी तक 80% अपने अधिकारों को अपने लिए रिजर्व यानी कि सुरक्षित कराए रखने के लिए भी ऊंची जातियों से भिड़ने की बात आएगी।
अभी नहीं, अभी केवल पिछड़ी जातियों को अपनी संख्या के मुताबिक हर अधिकारों को अपने लिए सुरक्षित करा लेने की ही बात है। कम से कम एक पीढ़ी तक कॉम्पिटिटिव चुनाव पिछड़ी जातियों में आपसी रूप में ही होगा। एक पीढ़ी के बाद ही ऊंची जातियों में भी ये खुली भिड़ंत होगी, तभी योग्यता का उचित पता चलेगा। अभी नहीं, अभी तो पिछड़ी जाति निहत्थी है, इसे अभी हराना आसान बात है। मर्दानगी तब है जब वह बराबरी पर आ जाए, तब ऊंची जाति वाले छोटी जाति वालों से भिड़ें। तो यहाँ पर डॉक्टर लोहिया के लेख में लिखी गई ये बात मुझे याद आती है, जब वो कहते हैं कि जब तक आरक्षण की बात पिछड़ों को पता चलेगी, तब तक तो जो ऊंची जाति वाले हैं या जो सवर्ण हैं, वो आरक्षण को लेकर इतना विष और भ्रांतियां फैला चुके होंगे कि उन्हें समेटना मुश्किल होगा। सीधी सी भाषा में आरक्षण को लेकर सवर्ण इतना रायता फैला देंगे जिसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। नौकरियों की बहालियों में जातिवाद कैसे व्यवहृत होता है, इसके भी उदाहरण लीजिए। पहला, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक बार एक सुनार क्लर्क को बहाल किया गया, उसे स्वीकृति पत्र भी मिला और वह पुरानी नौकरी से रिलीव यानी कि अलग हो जाने के लिए भी दरख्वास्त दे दिया, परंतु जाति का पता मिलते ही उस समय के कायस्थ प्रिंसिपल ने उसे लेने से इनकार कर दिया। यह क्लर्क एक कलेक्ट्री ऑफिस में 13 वर्षों से काम कर रहा था और देखने में लंबा चौड़ा गोरा खूबसूरत जवान है। वह इंटरव्यू और परीक्षा में भी प्रथम आया है। तो जाति का सरोकार जो है ना, वो रंग रूप कद काठी और मेरिट से नहीं होता है, इसका सरोकार सीधे तौर पर मानसिकता से है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी लंबे चौड़े गोरे खूबसूरत जवान थे, व्यक्तित्व के धनी थे और उनसे ज्यादा एजुकेटेड उनके जमाने में दुनिया भर में भी उनके बराबर बहुत कम लोग थे एजुकेटेड, लेकिन फिर भी थे तो वे अछूत ही। उनके ऊपर से अछूत पने का टैग बुद्धिस्ट बन जाने के बावजूद भी नहीं हट सका है। दूसरा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में फ्रेजर मेमोरियल स्कॉलरशिप यानी कि 15 रुपए मासिक का जरिया है, परंतु इसके लिए दरख्वास्त देने के दिन की नोटिस नहीं दी जाती है और सब काम चुपचाप कर लिया जाता है। तो स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है ये जानिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कभी कोई नोटिस बोर्ड पे नोटिस नहीं लगाया जाता है, सब काम चुपचाप कानाफूसी अंदाज में हो जाता है। नतीजा होता है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलने पाता है और कुछ लगाव के कायस्थ ही दरख्वास्त दे पाते हैं और उन्हीं को स्कॉलरशिप मिल जाती है। क्लर्क, प्रिंसिपल तथा अंतिम ऑफिसर भी कायस्थ, उस समय के प्रिंसिपल कायस्थ थे। तो सिस्टम किस तरह काम करता है अब ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा ये लेख के जरिए, और बहुत तरीके से इस लेख में हर बात को समेटा गया है। तीसरा, सर्च लाइट के बाद एक बार यह खबर प्रकाशित हुई थी कि एक कोयरी नौकरी के लिए बहाल किया गया। जब वह चार्ज लेने पहुंचा तो जाति का भेद खुल गया और तब अफसर ने उसे निकाल दिया। उस कोयरी ने अपने नाम में सिंह लगा लिया था। राजपूत या भूमिहार समझकर ही उसे बहाल किया गया था। कोयरी जाति का भेद खुलते ही उसे अफसर से ये कहकर अपमानित भी किया गया, कोयरे के सिर में सींग यानी कि सिंह कब से उगाया। इस प्रकार के असंख्य उदाहरण इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं विराम देते हैं और अगला जो एपिसोड होगा वो इस लेख का अंतिम एपिसोड होगा। उसमें अब कुछ ऐसे कार्यक्रमों के जरिए जाति भेद मिटाई जा सकती है, उसका जिक्र जो है वो कृष्ण कुमार बीए जी रखेंगे। उसे हम अगले एपिसोड में लेंगे। इस एपिसोड में उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एपिसोड की। तो उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आ रहा होगा और सिस्टम किस तरह काम करता है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, और जातिवाद होना दरअसल कितना सम्मानजनक टैग है ये भी अब आपको पता चल गया होगा। और ये भी पता चल गया होगा कि अगली बार आपको यदि कोई जातिवादी कहकर पुकारे तो आपको किस तरह अपने आप को डिफेंड करना है इस जातिवादी टैग को और किस तरह रिएक्ट करना है ये भी अब आपको पता चल गया होगा। तो इन सब विचार मंथनों के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अम्बेडकरनामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियोस को, इस एजुकेशन को और ज्यादा स्प्रेड करिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।